हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण भदौलिया एक बार फिर आप सभी का ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाला जस्ट जो वीडियो था, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। हमने देखा कि जो पहला चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें हमने फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, जहाँ पर लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्या कारण थे। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे पिक्चर स्टार्ट हुई तो एक फोर्ट था जिस पर लोग हमला कर रहे थे। लोग हमला क्यों कर रहे थे बताया मैंने कि वो आर्म्स ढूंढ रहे थे। राजा ने पेरिस में सेना भेज दी। उनको लगा कि सेना हमको मारने आई है, तो उन्होंने सोचा कि हथियार चाहिए पड़ेंगे। हथियारों के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस को तोड़ा, फोर्ट को तोड़ा, किले को तोड़कर उसके पत्थरों को बाजार में बेच दिया। फिर मैंने आपको बताया कि अब कहानी स्टार्ट होती है कि वो जो घटना हुई थी शुरुआत में, वो हुई क्यों थी, उस तक हम पहुंचेंगे। आज के वीडियो में भी पहुंचेंगे, थोड़ा सा हम पिछले वाले वीडियो में भी पहुंचे थे। हुआ क्या था, फ्रांस में 3 प्रकार की क्लासेस थी। सोसाइटी को 3 क्लासेस में बांटा गया था। पहली थी क्लर्जी, जिसमें चर्च वालों के पास पूरे अधिकार थे, चर्च में काम करने वालों के पास पूरे अधिकार थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको जन्म से ही सारे अधिकार, सारी सुविधाएं मिल जाती थी। दूसरे में थे नोबेलिटी, जिसमें राजा के सारे परिवार वाले, राजा के पूरे रिश्तेदार सब लोग आते थे, उन्हें भी कोई टैक्स नहीं देना था, उनको भी जन्म से सारे अधिकार मिल जाते थे। तीसरे नंबर पर क्या होता था, तीसरे नंबर पर आते थे वहाँ के लेबर, काम करने वाले, लॉयर्स और भी जो प्रोफेशनल्स थे वो लोग आते थे, उन्हें सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। फ्रांस की 90% पॉपुलेशन उसी में थी। बहुत गलत हो रहा था। मैंने आपको बताया कि जब लुई 16 राजा बना था तो उसकी शादी किससे हुई थी, ऑस्ट्रिया की रानी मैरिया एंटोनेट से हुई थी। और जब वो राजा बना था तो उसको विरासत में एक चीज और मिली थी कि उसका पूरा का पूरा खजाना खाली था। तो वो खजाना खाली था क्यों, कारण वो है आपके चैप्टर में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। तो आज जहां से हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा पहला टॉपिक है रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। क्या कारण थे कि वहां का खजाना खाली था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। आपको इसमें 5 से 6 पॉइंट अगर आप इसमें अच्छे तरीके से लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। हुआ क्या था, क्या कारण थे कि वहां पर बहुत ज्यादा पैसा इतना खर्च हो क्यों रहा था कि खजाना खाली था। कुछ कारण थे। फ्रांस को एक शौक था, फ्रांस को लड़ने का बड़ा शौक था। ऐसे नहीं कि बस हॉकी वॉकी डंडे मंडे लेके चले गए, वो पूरा वॉर करता, दूसरे देशों से उसके वॉर होते थे और जो कई सालों तक चलते थे। 2-2 साल 3-3 साल उनके वॉर चल रहे हैं। और वॉर ऐसा नहीं होता है कि बस जाके लड़ाई लड़ ली, वॉर में बहुत पैसा खर्च होता है। वो पैसा खर्च होगा, ट्रेजरी खाली हो जाएगी। ब्रिटेन उसका बड़ा एनिमी था, बहुत बड़ा एक एनिमी था उसका, जो था ब्रिटेन से उसकी लड़ाई चलती रहती थी। तो पहला पॉइंट देखेंगे, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस ड्रेन्ड हो रहे थे। जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स थे, पैसा था, वो पूरा का पूरा युद्ध में बर्बाद हो रहा था। ये कारण था कि वहां की ट्रेजरी खाली थी। दूसरा एक कारण ये था कि वहां का एक शहर है वर्साइल। क्या नाम है उसका, वर्साइल। इसको आप इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो वर्सलीज भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको वर्साइल भी कहते हैं। तो वर्साइल में एक बहुत बड़ा महल था, भव्य महल था, मतलब उसके जो कहते हैं ना कि सपनों का महल टाइप का जैसा होता है, वैसा राजा ने बनवाया हुआ था। वहाँ पर राजा उनके रहते थे। तो भाई जितना बड़ा महल होगा, जितना बड़ा घर होगा, उसको मेंटेन करने के लिए उतने लोग लगेंगे कि नहीं लगेंगे। उसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी। साल में अगर आप उसका मेंटेनेंस निकालेंगे तो करोड़ों रुपए का आएगा। तो जब ऐसा होगा तो पैसा कहाँ जाएगा, उस महल में। मतलब एक जगह युद्ध में पैसा खर्च हो रहा है, दूसरी जगह मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट ऑफ एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्सलीज। वर्साइल में एक कोर्ट था, बहुत भव्य, बहुत बड़ा, जिसके मेंटेनेंस में फ्रांस का बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। दूसरा कारण हो गया, आपको बता दिया। तीसरा कारण ये था, तीसरा कारण आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है। ये जो ब्रिटेन है और ये अमेरिका है। ब्रिटेन ने अमेरिका को, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पर कब्जा किया हुआ था, इंडिया को उसने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, वैसे ही अमेरिका में उसकी 13 कॉलोनीज थी।
13 कॉलोनीज थी, वहां के 13 लोग, 13 कंट्रीज आप कह सकते हो यूएसए के, उसके गुलाम थे। वहां पे 13 उसकी कॉलोनियां थी, 13 कॉलोनीज थी। अब जब फ्रांस को पता चला कि अच्छा ब्रिटेन की लड़ाई, ब्रिटेन की फ्रांस से तो मतलब 36 का आंकड़ा था, बहुत लड़ाई चलती थी, उसको पता चला कि अच्छा अमेरिका से भी इसकी दुश्मनी है, तो उसने कहा कि जब अमेरिका जो है उससे बात की जाए कि भैया एक काम करो, हम बचाएंगे अब तुमको ब्रिटेन से, ये इनके दुश्मन है, ये भी इनके दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। तो उसने मतलब उसको अपना वो था, एक ईगो था कि मैं ब्रिटेन को पीछे कर दूंगा, ब्रिटेन जिसको भी गुलाम बनाएगा मैं उसको बचाऊंगा। अमेरिका से उसने बोला कि मैं आपकी 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराऊंगा। फ्रांस ने अमेरिका के संग मिलकर ब्रिटेन से युद्ध किया, उसकी 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराया, जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ। अपनी लड़ाई तो ब्रिटेन से लड़ ही रहा था, अमेरिका के साथ मिलकर भी ब्रिटेन से लड़ाई कर रहा था, तो आज़ाद कराया तो पैसा खर्च हुआ। क्या कारण था? एम्प्टी ट्रेजरी का। पहला था खुद बहुत लड़ता था, दूसरा था कि उसके बाद एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब वर्साइल में उसका बहुत सारा पैसा खर्च होता था, और तीसरा कारण था कि अमेरिका की उसने 13 कॉलोनीज को आजाद कराया था। फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ब्रिटेन जो उन दोनों का एक कॉमन एनिमी था, उससे लड़ने में उसका बहुत पैसा खर्च हुआ। अब क्या होता था, इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए एक तो बहुत सारा पैसा खर्च होता था, दूसरा वो पैसा ये और जगह से लोन लेते थे तब जाके लड़ पाते थे। खुद के पास इतना ट्रेजरी तो खाली हो रही थी ना, वर्साइल को सजा धजा के रखना था, खुद भी लड़ाई लड़नी थी, अमेरिका के साथ भी लड़ना था, तो इन्होंने बहुत हाई इंटरेस्ट पर लोन ले रखा था। 10% लोन देते थे ये, मतलब युद्ध में पैसा भी खर्च कर रहे हैं और जो जहां से लोन ले रहे हैं वहां से भी, तो पूरी तरीके से खजाना खाली हो रहा है ना। High interest of loan, the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। वो अपने बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन को पटाने के लिए, चुकाने के लिए रखता था। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब ये सब तो बातें हो गई कि ठीक है आपके ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं, लेकिन जो मेन खर्चे होते हैं घर में कोई गलती से कोई बीमार पड़ जाए किसी कारण से, तो वो पैसा तो अपन सोचते हैं कि हाँ कभी कभार कोई बीमार पड़ गया तो वो तो खर्च होना ही है, लेकिन खाना, पानी, कपड़े, इन सब में घर का खर्चा होता है ना। ऐसे ही एक देश के लिए जो रेगुलर उसके एक्सपेंसेस थे, देश की एक आर्मी होती है ना, उस आर्मी को चलाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनको नौकरी पे अगर रख रहे हैं, वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिस हैं आपके, यहाँ पे घर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उनको तनख्वाह बांटना है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करते हैं कि उनको पैसा देना है। रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज चलाने के लिए पैसा जा रहा था। मतलब हर तरीके से फ्रांस की तिजोरी खाली हो रही थी। समझ में आ रही है बात? अच्छे से समझ लीजिए, आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि वहां की जो तिजोरी है, ट्रेजरी है, वो लुई 16 को खाली क्यों मिली या खाली क्यों हो रही थी। आपको 5 अच्छे से कारण लिखने। फ्रांस को लड़ाई का बहुत शौक था, फ्रांस ने वर्साइल में जो महल है उसको मेंटेनेंस का बहुत खर्चा था, फ्रांस अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा था, उसमें पैसा खर्च हो रहा था, वो लोन लेके रखा था, वो लोन पटाने में बहुत खर्चा आ रहा था, और 5वां पॉइंट था कि उसके रेगुलर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। और एक कारण और था तिजोरी खाली होने का, आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज थी सोसाइटी की, एक क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी, और तीसरे में आपके जो लेबर्स आते थे। और टैक्स कौन देता था? केवल तीसरा स्टेट लोन देता था, थर्ड स्टेट जो था वो लोन देता था। अब जब जो गरीब हैं सबसे ज़्यादा, लोन नहीं एक्चुअली टैक्स देता था, तो जो सबसे ज़्यादा छोटे लोग हैं वही टैक्स देंगे, बड़े लोग देंगे ही नहीं। तो जो गरीब है वो क्या ही टैक्स दे रहा होगा, है ना। जो खुद कम कमा रहा है वो कम ही टैक्स दे रहा होगा, तो टैक्सेस आपके पास कम कलेक्ट हो रहे थे, तो आपकी तिजोरी तो खाली होनी ही होनी है। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको समझ में आई। ये सब बातें आपको काम इसलिए आएंगी क्योंकि ये सभी एक रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनी, ये कारण बने सभी के सभी। समाज की व्यवस्था, पैसा खत्म हो जाना, ये सब कुछ फ्रांस की क्रांति का एक बड़ा कारण बना। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। तो अब क्या किया स्टेट ने कि स्टेट को पता चला कि तिजोरी खाली हो रही है, अलग से मैंने ये पॉइंट बनाया हुआ है इस ब्रैकेट में, कि इन सभी चीजों में जब पैसा खर्च हो रहा था तो गवर्नमेंट को जब पता चलता है पैसा नहीं है तो क्या करती है? टैक्स बढ़ा देती है, चीजें महंगी कर देती है। तो गवर्नमेंट ने वही किया। ठीक है, एंड में क्या किया? इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाए, और वैसे भी लोग बेचारे बहुत परेशान थे, टैक्स बढ़ेगा तो वो तो परेशान होने वाले ही हैं।
अगली स्लाइड देखते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सबसे पहले हेडिंग पे बात करते हैं, ठीक है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सब्सिस्टेंस का मतलब होता है हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली ऐसी चीजें जिनका उपयोग करना हमारे लिए नीड है, जरूरत है हमारी, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। जब इन तीन चीजों की व्यवस्था करना ही बहुत मुश्किल हो जाए उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। मतलब आधारभूत जो बेसिक नीड्स हैं, हम जब उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, हमें खाने को खाना नहीं मिल पाता है, पहनने को कपड़े नहीं मिल पाते हैं, बुरी हालत हो जाती है, हमारा सर्वाइव होना, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उस स्थिति को बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जो कि स्थिति फ्रांस में आ चुकी थी, आने ही वाली थी। देश में पैसा नहीं होगा, देश में सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ रही होंगी, तो वो देश जीने योग्य नहीं बचेगा, वहां परेशानी तो आएंगी ही आएंगी। तो क्या हुआ? पहली बात तो ये देखिए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड। वहां पे जीना मुश्किल हो जाए उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। कारण क्या थे? फ्रांस में क्या था? 715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, ठीक है, और 1789 में जो बढ़ के हो गई थी 28 मिलियन। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन थी और बढ़कर कितनी हो गई थी? 28 मिलियन। आप कहोगे सर ऐसा तो कम है इंडिया के हिसाब से, आप पढ़ा रहा हो। भाई ये 1789 की पॉपुलेशन है और फ्रांस एक छोटा सा देश है, वहां पर इतनी पॉपुलेशन थी, लोग इतने सारे थे, पैसा बचा नहीं था, तो दिक्कत तो आ ही रही होगी। भाई आपके पास अगर लोग ज़्यादा हैं, खाने पीने के सामान कम है, तो जो योग्य होगा उसको पाने के उसी को मिल पाएगा। और वहाँ पर योग्यता के अनुसार तो कुछ मिलता नहीं था, जन्म के अनुसार से सब मिलता था कि राजा को और चर्च वालों को सब मिल जाएगा, बाकी आप पैसे भी कमाते रहो तो आपको खाने को नहीं मिल पाएगा। पहले होगा तो राजा जी खाएंगे, उसके बाद कोई और खाएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। किसी भी देश में पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही होगी, रिसोर्सेज सीमित होंगे, तो क्या होगा? वहां पर चीजों में कमी आएगी, वहां पर मांग बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन होगा नहीं। आप कोई चीज बना ही नहीं रहे हो, केवल खाते ही जा रहे हो, तो एक समय बाद वो खत्म भी हो जाएगी। तो क्या हुआ? इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। वहां पर खाने के लिए डिमांड बढ़ गई, खाने फूड ग्रेन्स के लिए डिमांड बढ़ गई। The population of France इतना था। This led to a rapid increase the demand of food grains। इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने वहां पर अन्न की, खाने की मांग को बढ़ा दिया। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन could not keep pace with the demand। और जो प्रोडक्शन था वो डिमांड को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि डिमांड लगातार ऊपर बढ़ रहा था और प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो रहा था। जब डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन खत्म हो रहा है, तो दिक्कत क्या आएगी? भाई अगर आपके घर में कोई दो ही चीज़ें हैं, 2 रोटियां हैं आपके घर में खाने के लिए, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा है कि आपके घर में खाने के लिए 2 रोटियां हैं, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, 5 लोगों को भूख लग रही होगी और रोटियां तो 2 हैं, तो ठीक है भाई, ये तो घर की बात है, फीलिंग्स की बात है, इमोशंस की बात है, तो माँ बाप नहीं खाएंगे, बच्चों को दे देंगे। लेकिन अगर वही आपके दोस्तों में हो, आपके समाज में 2 रोटियां हो, आपके समाज में ही कोई ऐसी केवल 2 चीज़ें हो जो आपको सबको चाहिए हो, वहाँ तो लड़ाइयाँ होंगी उस चीज़ को पाने के लिए। या फिर अगर आपके यहाँ रूल्स ऐसे हों कि यही सीधा जो आपका विधायक है वही खाना खाएगा और पहले और कोई नहीं खाएगा अगर खाना आया, तो लोगों में क्या आएगी? लोगों में ये एक भावना आएगी कि ये गलत हो रहा है। जब खाने नहीं मिलता है ना, तभी लड़ाइयाँ होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप द पेस विद द डिमांड। जो प्रोडक्शन था वो डिमांड को पकड़ नहीं पा रहा था। प्राइस ऑफ ब्रेड स्टेपल डाइट रोज रैपिडली। और वहां पर खाने, ये ब्रेड, आपको सर ब्रेड में ऐसा क्या है? ब्रेड तो वहां पर ब्रेड को ही अन्न माना जाता था। वो लोग ब्रेड बहुत खाते हैं, फ्रांस वाले बहुत ब्रेड खाते हैं, ठीक है। वो लोग ब्रेड उनका कैसा है? स्टेपल डाइट है, मतलब मुख्य आहार वहां का ब्रेड है, ठीक है। वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि सबको ब्रेड खाना है और प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा था। ओनर फिक्स लेबरर वेजेस। अब देखो ये इन्होंने एक और काम कर दिया। इतनी बुरी हालत देश में उनके चल रही है, खाने को नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, और वहां के ओनर्स ने वहां के मजदूरों की मजदूरी फिक्स कर दी।
कि इतना ही मिलेगा आपको, महंगाई चाहे कितनी बढ़ जाए आपकी तनख्वाह है फिक्स। भाई आपको अगर 50,000 रुपये मिलते हैं, 60,000 रुपये मिलते हैं तो ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि हाँ पर्याप्त हैं, अभी हमारे फिलहाल महंगाई के हिसाब से 50,000 रुपये हमको मिलते हैं। लेकिन महंगाई 100% बढ़ जाए, वो 50,000 रुपये 2,000 रुपये के बराबर हो जाए तो आपको तो लगेगा कि ये तो बहुत कम है हमारे लिए, अपना घर ही नहीं चला पा रहे हैं, इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओनर फिक्स लेबर वेजेस बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज। जैसे प्रोडक्शन डिमांड को नहीं पकड़ पा रहा था, उनकी जो वेजेस थे वो प्राइस को नहीं पकड़ पा रहे थे, महंगाई के बराबर में ही नहीं आ पा रहे थे उनकी तनख्वाह, दिक्कत तो होनी थी। थिंग बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉथ टू हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। इसी टाइम पर एक और वहां बड़ी घटना हुई जो कि लगातार हो भी रही थी। वहां पर एक तो कभी पड़ रहा था सूखा, सूखा सुना होगा ना, जहां पानी नहीं होता है, और ये हेल मतलब ओले, ओले मतलब कभी तो जब एक तो बुरी हालत है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, खाने को अन्न नहीं है, उसी पर कभी सूखा पड़ रहा है, कभी ओले गिर रहे हैं, तो फसल बर्बाद हो रही है। और जब फसल बर्बाद हो रहे होंगे, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है वैसे ही, और फसल और बर्बाद हो जाएगी तो खाने की दिक्कत हो जाएगी। तो इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा है, द स्ट्रगल और टू सर्वाइव। जीने में क्या क्या संघर्ष करने पड़ रहे थे। ये संघर्ष करने पड़ रहे थे कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी, खाने को था नहीं, डिमांड बढ़ रही थी, मजदूरों की मजदूरी फिक्स हो गई थी, कभी ओले पड़ रहे थे, कभी सूखा पड़ रहा था, मतलब जीने में कठिनाई थी। ठीक है, अगला टॉपिक आपका आता है बुक में, द growing middle class envisages and to privileges। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब आपको टॉपिक में हम जिससे बताते जाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, फ्रांस के रिवॉल्यूशन को जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमको मालूम चलेगा, आगे आते आते स्ट्रगल जब कर लेंगे, वो लोग स्ट्रगल वाला पार्ट आप पढ़ लेंगे, कि जो 3 स्टेट थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और जो थर्ड स्टेट उसका था, उसका जो थर्ड स्टेट था वो थोड़ा सा पैसा कमा के अमीर होता जा रहा था, मतलब प्रॉस्परस हो रहा था, एजुकेट हो रहा था। उनमें से क्या हो रहा था, कुछ लोगों ने अपने व्यापार के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से थोड़ा बहुत पैसा कमाकर उन्नति कर ली थी, अच्छे क्लासेस में आ गए थे, तो वो थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास कहलाने लगे, है ना, थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास लोगों में आने लगे। A section of third state become prosperous and had access to education and new idea। ध्यान से सुनना, थर्ड स्टेट के ही कुछ लोग पढ़ लिख कर, व्यापार कर कर थोड़े से बड़े आदमी बन गए थे, साथ ही वो न्यू आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब वो पुरानी विचारधाराओं को भूल रहे थे। भाई जब आप स्कूल जाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो आप में खुद का माइंड डेवलप होता है ना। कुछ लोग 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो किताबें पढ़ते हैं, फैक्चुअल जानकारी लेते हैं, इंटरनेट से सही प्रकार की जानकारियां इकट्ठी करते हैं और अपनी आइडिया, अपने दिमाग को विकसित करते हैं। दूसरे होते हैं जो पढ़ना लिखना तो जानते हैं लेकिन केवल व्हाट्सएप से, उन्हें व्हाट्सएप या फेसबुक पे जो ज्ञान मिलता है वो उसको ही सही मान लेते हैं और फिर बताते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है, जबकि उन्हें फैक्चुअल कोई जानकारी नहीं होती है। अब वो लोग बड़े आदमी क्यों बन रहे थे? क्योंकि वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी, साथ में उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class। थर्ड स्टेट के ही कुछ लोग प्रॉस्परस जीवन जीने लगे थे न्यू आइडियाज के साथ, उन्हीं लोगों को कहते थे मिडिल क्लास। ठीक है, इन्हीं लोगों को कहते थे मिडिल क्लास। क्यों हो रहे थे ये, कैसे अमीर आदमी बन रहे थे? ये हुआ ये था, ये लोग व्यापार के लिए समुद्री रास्तों से और देशों में जाने लगे थे। वही उस समय पे एक राज चल रहा था, आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, इंडिया की खोज कर दी वास्को डी गामा ने, कोई अमेरिका की खोज पे निकल गया, कोई इटली की खोज पे निकल गया। उसी टाइम पर उनको मालूम चला कि ये समुद्र के रास्ते हैं, समुद्र के रास्ते से हम और देशों में भी जा सकते हैं, तो वो शिप लेकर उनसे दूसरे देश जाने लगे। दूसरे देशों में उन्हें अपने चीज़ों का अच्छा दाम मिलने लगा, तो वो अपने शहर में आके जब अच्छा जीवन जीने लगे, पैसे आ गए उनके पास, पैसे आ गए तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक क्लास बना ली, उनको कहने लगे मिडिल क्लास। उनके अंदर खुद की सोच उत्पन्न हो गई, साथ ही साथ उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई।
जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएगा, एजुकेट करेगा, तो आने वाली जनरेशन जितने भी बुरी चीज़ें हैं, जितने भी कुप्रथाएं हैं, जितनी भी थोपी हुई चीज़ें हैं समाज पर, उनसे बाहर निकलकर कुछ अपना गेन करने की सोचेगी, कुछ अपने गोल्स बनाएगी। द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड मर्चेंट। अब देखिए थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे? मर्चेंट्स आते थे। थर्ड स्टेट के जो मिडिल क्लास थे उनमें कुछ थे मर्चेंट थे, मैन्युफैक्चरर थे जिनकी इंडस्ट्रीज थी, कुछ प्रोफेशनल्स भी थे, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले थे। ये सभी लोग किस में आते थे? मिडिल क्लास में आते थे। जब इनके पास अपना पैसा आया तो इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बच्चों को जब पढ़ाना स्टार्ट किया, एजुकेट हुए, तब बच्चों को पता चला कि दुनिया में फ्रीडम और इक्वलिटी जैसी चीज़ें भी हैं। इन्होंने फिलोसफर्स को पढ़ा, फिलोसफर्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा। इन्होंने फिलोसफर्स को पढ़ा, बुद्धिजीवियों से मिले, उनकी किताबें पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखी हुई जब बातें पढ़ाई की तो इनको पता चला कि जीवन में तो सबसे बड़ी चीज़ फ्रीडम होती है, इक्वलिटी होती है, और यहाँ पर तो राजा ने सब कुछ अपने पास रखा हुआ है। तो धीमे धीमे क्या हो रहा है? बदलाव आएगा, समाज की एक नई सोच बनेगी। उनका मानना क्या था? दे बिलीव दैट, अब इनके पास एक नया आइडिया आया ये सब पढ़ाई करने के बाद, नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। सोसाइटी में, समाज में कोई भी व्यक्ति जन्म से ही सारी सुविधाओं का हकदार नहीं होता है। हाँ, अगर उसमें योग्यता है तो वो उसको सुविधा मिलनी चाहिए। इनका पूरा मानना इस पर आ गया था आइडिया कि जन्म से आप किसी को अधिकार मत दो, अगर उसमें वो योग्यता है उस पावर को पाने की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही उस समाज में हो रहा था। उन्होंने डिमांड की एक ऐसे समाज की जिसमें सब बराबर हो, सबके पास पावर्स को बांट दिया जाए। दे बिलीव दैट सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, ठीक है। दे बिलीव दैट नो ग्रुप, कोई भी ग्रुप बचपन जन्म से ही अधिकार प्राप्त करके नहीं आएगा। डिमांडेड सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबको समान अधिकार मिले, समान तरीके से सबको नौकरियां मिले, पावर्स मिले। इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स, और ये सब लोग फिलोसफर्स से इंस्पायर्ड थे। फिलोसफर्स कौन होते हैं? बोलते हैं ना कि ये बहुत उनकी अच्छी फिलोसफी है, ये अपनी फिलोसफी झाड़ते रहते हैं। मतलब फिलोसफर्स का मतलब होता है समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग जो इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं, ठीक है। समझ में आई? 3 टॉपिक्स अभी मैंने आपको बताए हुए हैं, ये और पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ फिलोसफर्स। फ्रांस के रिवॉल्यूशन में फिलोसफर्स का एक बहुत बड़ा योगदान था। उनकी किताबें पढ़कर ही तो इनमें आइडिया आया था फ्रीडम और इक्वलिटी का। जब इनके पास पैसा आया, ये स्कूल गए, इन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट किया, हायर एजुकेट किया, तो इन्होंने फिलोसफी पढ़ी। फिलोसफी को हिंदी में दर्शन बोलते हैं। देखना, वो दर्शन एक अलग होता है, भगवान के दर्शन करते हैं, किसी के दर्शन करते हैं, वो दर्शन भी अलग है, लेकिन ये आध्यात्म से जुड़ी बात है। और इसमें स्पिरिचुअलिटी इसको आप बोलते हैं, आध्यात्मिक जीवन, शांति से बैठ के किसी चीज़ पर विचार करना, इस दुनिया को जो सामान्य आदमी देख रहा है उससे कुछ हटके एक अलग नजरिए से देखना ही कहलाता है फिलॉसफी। फिलोसफर गेव वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग इक्वलिटी एंड फ्रीडम। तो कुछ फिलोसफर्स ने अपने अलग अलग विचार दिए किसको लेकर? इक्वालिटी और फ्रीडम को लेकर उन्होंने अपने आइडिया दिए। किसने दिए? फिलोसफर्स ने दिए। आपकी बुक में आपको कुछ फिलोसफर्स पढ़ने को मिल जाएंगे। 2 फिलोसफर्स मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। एक थे जॉन लॉक और दूसरे आपको बताऊंगा मैं मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक, ये 2 फिलोसफर्स थे। इन फिलोसफर्स ने क्या किया? इन्होंने अपनी बुक लिखी और बुक्स में अपने विचार लिखे, इस दुनिया को एक अलग नज़र से देखने के विचार उसमें दिए। समाज कैसा होना चाहिए उन्होंने विचार दिए, कैसे सब में इक्वलिटी आएगी, कौन अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा है, कैसे लड़ना चाहिए, वो सब उन्होंने उस बुक्स में लिखा हुआ था। तो जॉन लॉक, ठीक है, 1 वर्ड में आपको पूछा सकता है जॉन लॉक की कौन सी बुक है? द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी है? जॉन लॉक ने लिखी है। जॉन लॉक एक फिलोसफर थे। लॉक sought to refuse the doctrine of the divine and the absolute right of the monarch। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये बताया अपनी किताब में कि राजा कोई भगवान नहीं है। ऐसा माना जाता था पहले के समय में कि ये लुइस हैं, लुइस 16 है, लुइस 15 है, लुइस 14 है, ये सब भगवान ही हैं वहाँ के। इनके पास कुछ देवीय अधिकार हैं, भगवान इनके अंदर समाये हुए हैं, जो ये बोल देंगे वही कानून है, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लागू नहीं होगा कानून, क्योंकि ये तो गॉड है।
तो जॉन लॉक ने बोला कि ये सब गलत विचारधारा है, कोई भी दुनिया में भगवान नहीं है, सबके पास समान अधिकार होने चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई गलती करता है तो राजा को सजा मिल सकती है, जैसे एक आम इंसान को सजा मिलती है वैसे ही किसी राजा को भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने उसके डिवाइन राइट्स को खारिज कर दिया। डिवाइन राइट्स का मतलब यही होता है कि उसको जन्म से ही अधिकार मिले हैं, देवीय अधिकार मिले हुए हैं। लॉक सॉट द रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, केवल सारे अधिकार मोनार्क के पास नहीं होंगे, राजा के पास नहीं होंगे, ठीक है। दूसरे थे मॉन्टेस्क्यू, इनकी बुक भी याद रखना, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। क्या बुक था मॉन्टेस्क्यू के? मॉन्टेस्क्यू भी कौन थे? एक फिलोसफर थे। इनकी बुक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लॉ। प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैंने सिविक्स में आपको बताया हुआ है, आपको पता भी होगा, पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि ये जो आज हम अपने यहाँ भी सिस्टम देख रहे हैं, इंडिया में भी हम सिस्टम देख रहे हैं, क्या है फेडरलिज्म में? लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। तो ये किसने बताया था, किसने अपनी बुक में ये सिद्धांत दिया था, ये आइडिया दिया था? वो थे मॉन्टेस्क्यू जी। उन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में पावर्स को शेयर करने के आइडिया दिए थे, ताकि किसी एक व्यक्ति के पास समाज में पूरी पावर ना हो, ताकि वो अपने आप को राजा समझने लगे, भगवान समझने लगे, निरंकुश हो जाए। इसीलिए उन्होंने बोला कि सोसाइटी को, गवर्नमेंट को अपनी पावर्स बांटनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक होना चाहिए लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। बताया हुआ है मैंने, आपको फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूं, याद रखना। लेजिस्लेटिव कौन होता है? जो कानून बनाते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो उन कानून का पालन करवाते हैं, बताते हैं कि कानून कैसे पालन होगा उसका। जुडिशरी क्या करती है? और इन तीनों के पास ऐसे पावर नहीं होते कि बस बना दिया कानून तो मानना ही पड़ेगा। जुडिशरी इसका रिव्यू करती है कि आपने जो बनाया है वो सही भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं उससे मानव अधिकार, तो ऐसा नहीं किसी के अधिकार उससे कम हो रहे हो। एग्जीक्यूटिव भी इन दोनों को देखता है, जुडिशरी भी, मतलब किसी के पास पूरा पावर नहीं है, सबके पास रिव्यू करने का अधिकार रहता है। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून एंड कॉफी हाउस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। इन विचारकों के विचार धीमे धीमे, जब लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की, आप कोई पढ़ने के लिए बाहर गए तो भाई जब बच्चा लौट के आता है तो बताता है ना कि वहाँ पर ऐसा है समाज, वहाँ पर कॉलेज में ऐसी पढ़ाई होती है, एक बुक में ये लिखा हुआ है। तो जब वो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, एजुकेट हुए, इनकी किताबें पढ़ी, तो कॉफ़ी शॉप में बैठकर, नाई की कटिंग की दुकान पर, सैलून में बैठकर वहाँ पर बातें होने लगी। पता है भाई अपन लोग इतनी बुरी स्थिति जी रहे हैं और ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि राजा भगवान होता है। आप उस बुक में पढ़िए, कितना अच्छा लिखा है उन्होंने, कितने अच्छे आइडियाज़ दिए हैं ताकि हम लोगों को कुछ अधिकार मिल सकें। तो जब सबके हक की बात हो रही होती तो आदमी बड़े गौर से सुनता है, फिर वो किसी और को बताता है। धीमे धीमे समाज में इन लोगों के विचार फैल गए, पूरे समाज को इक्वलिटी और फ्रीडम के मतलब समझ में आने लगे, न्यूज़पेपर्स लोग पढ़ने लगे, बुक्स में इनके विचार छपने लगे, और धीमे धीमे हुआ क्या, समाज में एक भावना उत्पन्न आई, एक फीलिंग्स डेवलप हुई कि ये देश ऐसे नहीं चलेगा, इस देश को चलाना है अगर सही तरीके से तो सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to the meet of expenses of the state generals anger and the protest against the system of privileges। और तभी लोगों में एक खबर और फैली कि ये लुई 16 है, सुनने में आया है कि वो सारे के सारे टैक्सेस बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि देश में हो रहा है पैसा खाली, पैसा है नहीं तिजोरी में, टैक्स बढ़ने वाले हैं। जब लोगों को पता चला टैक्स बढ़ने वाले हैं, साथ ही उन्होंने इतना सारा ज्ञान ले लिया था, बहुत परेशान थे, तो उनके अंदर एक गुस्सा फूट गया, उनके अंदर एक विद्रोह की भावना जग गई। और आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे इस पिक्चर के अगले सीन्स के बारे में कि हुआ क्या। अभी तक हमने क्या देखा, एक फोर्ट था, समाज की स्थिति देखी, पैसा खत्म हो रहा है, मिडिल क्लास धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, पढ़ाई हो रही है, फिलोसफर्स के विचार आ रहे हैं, लोगों में फ्रीडम और इक्वलिटी की भावना उत्पन्न हो रही है। तो अब कुछ बड़ा होने वाला है पिक्चर में। तो क्या होने वाला है पिक्चर में, इसको देखने के लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तब तक आपसे विदा लेता हूं, विदित नारायण भदौलिया। धन्यवाद।